यस एवरीवन, आज हम प्री रिक्वेस्ट डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी के। हमने फाइनेंशियल लिटरेसी का मीनिंग, स्कोप और इम्पोर्टेंस डिस्कस कर ली हैं और आज हम इसकी प्री रिक्वेस्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि यार गाड़ी के अंदर क्लच का क्या काम है और ब्रेक का क्या काम है, गियर का क्या काम है, हैंड ब्रेक का क्या काम है। इसी तरीके से फाइनेंशियल लिटरेसी, किसी इंसान को फाइनेंशियल लिटरेट होने से पहले कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो उसको आनी ही चाहिए, ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब होता है प्री रिक्वेस्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। इसके अंदर हमारा आता है लेवल ऑफ एजुकेशन। लेवल ऑफ एजुकेशन का मतलब ये है कि एक इंसान के पास किस तरह की नॉलेज है टू बी कॉल्ड देमसेल्फ अ फाइनेंशियल लिटरेट इंडिविजुअल। सबसे पहले आता है हमारे पास डिपॉजिटेड फंड। डिपॉजिटेड फंड्स का मतलब क्या होता है? पैसे को बैंक में जमा करना। इसका पहला स्टेप तो यही है कि यार बैंक अकाउंट ओपन करना। जब आप पैसे को बैंक में जमा करते हो तो इसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं? आप पैसे को चोरी होने से बचा रहे हो, आपके पास कैश ज़्यादा नहीं होगा तो चांसेस बहुत कम रहेंगे कि आपका पैसा चोरी हो। इसके साथ साथ जो कैश एडवांसेस बिजनेसेस होते हैं उससे आप बच सकते हो, उस बिजनेसेस पर हायर इंटरेस्ट देने से आप बच सकते हो। इसका एग्जांपल इस तरीके से समझते हैं, अगर आपके बैंक में कैश नहीं होगा और इमीडिएटली आपको कैश की रिक्वायरमेंट पड़ गई, बैंक ट्रांजैक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज़ करोगे। क्रेडिट कार्ड जब आप यूज़ कर रहे हो, चूँकि आपके बैंक में पैसा ही नहीं होगा तो आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा, उस लोन पर हायर इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तो उस चीज़ से आप बचोगे अगर आपके बैंक में पैसा होगा और इमीडिएटली अगर आपको बैंक ट्रांजैक्शन की नीड पड़ गई। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप पैसा बैंक में जमा कर रहे हो तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, कुछ लोगों के लिए वो एक एडवांटेज हो सकता है। तो पहले जो लेवल ऑफ एजुकेशन का पहला जो पॉइंट है वो ये है कि बैंक में पैसा जमा करना, उसके लिए बैंक ओपन करना, फिर वहाँ जाके पैसा जमा करना। जैसे ही आपकी सैलरी आती है वो डायरेक्टली बैंक में आपको जमा करनी है, या आप कोई बिज़नेस कर रहे हो तो उसका कुछ अमाउंट आपको बैंक में जमा करना है। ये हमारा पहला स्टेप है डिपॉजिटेड फंड, प्री रिक्वेस्ट ऑफ फाइनेंशियल लिटरेट होने का। यानी कि आपको इन सब की नॉलेज होनी चाहिए कि पैसा बैंक में जमा कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते। इसके बाद आती है बजटिंग। अब आप एक महीने के अंदर आप कितनी भी अर्निंग कर रहे हो या आप सैलरीड पर्सन हो तो कितना पैसा आप किस चीज़ पे खर्च कर रहे हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एक इंडिविजुअल जो है जब एक महीने का बजट बनाने लग जाता है तो उस महीने के बजट बनाने के बाद नेक्स्ट मंथ उसको एनालाइज़ करना पड़ता है कि प्रीवियस मंथ में मैंने किन किन चीज़ों पे पैसा खर्च किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, या फिर करना चाहिए था बट उतना अमाउंट खर्च नहीं करना चाहिए था जितना मैंने कर दिया है लास्ट मंथ। तो बजटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट है वो यही है कि आप इससे अननेसेसरली एक्सपेंडिचर आपके कम होते हैं अगर आप एक प्रॉपर बजट बनाते हुए चलते हो अपने इनकम के हिसाब से, अपनी सैलरी के हिसाब से। तो बजटिंग की नॉलेज होना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्री रिक्वेस्ट है फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन के लिए, या इन ऑर्डर टू बी फाइनेंशियल लिटरेट। और इसकी डिमांड आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बजट अगर आप नहीं करोगे तो आप जो पैसे खर्च कर रहे हो नेक्स्ट मंथ आपको पता भी नहीं चलेगा कि अगर मेरी इनकम 50,000 थी तो ये 50,000 रुपये गए कहाँ। तो एटलीस्ट इसके दो एडवांटेज हैं। एक तो यही है कि आप अपने बजट कट कर सकते हो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर पर। दूसरा, आपको ये पता लगता रहेगा कि जितनी इनकम मैंने अर्न करी है वो इनकम मैंने एक्चुअल में लगाई कहाँ पर है, ठीक है, और उसको आप बचा सकते हो अननेसेसरली एक्सपेंडिचर से, ठीक है। सपोज़ करो आपने एक पर्टिकुलर मंथ में XYZ 3 चीज़ों पर पैसा खर्च किया, ठीक है, बच्चे की स्कूल की फ़ीस पर और अपने ग्रोसरी वगैरह पर, घर का जो सामान रहता है राशन वगैरह पर, और Z में आपने खर्च कर दिया पैसा, लेट सपोज़ करो स्मार्टफोन खरीदने पर। और आपको ये नेक्स्ट मंथ रियलाइज़ होता है कि यार स्मार्टफोन मुझे नहीं खरीदना चाहिए था। अगर मैं स्मार्टफोन नहीं खरीदता तो ये पैसे मेरे बच जाते, इस पैसे को शायद मैं स्मार्टफोन ना खरीद के अपने घर के रिनोवेशन पे लगा देता। तो ये सब चीज़ें हैं। हो सकता था कि अगर आप बजट बनाते हुए चलते तो आपके चारों काम भी हो जाते, यानी कि स्मार्टफोन के साथ साथ आप घर के रिनोवेशन पे भी पैसा लगा देते। लेकिन उसके लिए कहीं कहीं जहाँ पे बजट कट करना पड़ता है, जैसे वाई वाले सेक्शन में हम आए, आपने घर का राशन का सामान खरीदा, कुछ सामान था जो आपने 2 महीने के लिए ख़रीदा, वो अगर आप चाहते तो 1 महीने का ख़रीद सकते थे और बचे हुआ अमाउंट को आप कहाँ लगा सकते थे?
घर के रिनोवेशन पे लगा सकते थे। वहीं फॉर एग्ज़ाम्पल आपने स्मार्टफ़ोन ख़रीद लिया, आपको ज़रूरत थी स्मार्टफ़ोन की, आपका स्मार्टफ़ोन ख़राब था, लेकिन आप ये सोचते थे चलो इस मंथ में जो ज़्यादा ज़रूरी काम है घर का रिनोवेशन उस पर लगा लेता हूँ, स्मार्टफ़ोन मैं नेक्स्ट मंथ ख़रीद लूँगा, 1 मंथ और मैं इसको टॉलरेट कर लूँगा स्मार्टफ़ोन में जो ख़राबी हो रही है। ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है आप लोगों को, ठीक है। तो ये बजटिंग का यही बेनिफिट है, और बजटिंग की नॉलेज होना भी एक प्री रिक्विजिट है फाइनेंशियल लिटरेट पर्सन के लिए। इसके बाद आती है बारी इन्वेस्टिंग की। आजकल लोग इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा घुसे हुए हैं, और इन्वेस्टिंग की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है आजकल। आप देखते होंगे कि आजकल आप यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, कहीं आपको स्टॉक मार्केट के ऐड दिख रहे हैं, या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो। इन्वेस्टिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिना इस इन्वेस्टिंग की नॉलेज हुए आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको लॉस होगा। तो इन्वेस्टिंग एक इम्पॉर्टेंट लेवल है एजुकेशन का, जो एक इंसान के पास होना चाहिए अगर वो अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट बुलवाना चाहता है। अच्छा, बोरोइंग का नाम सुन के काफ़ी लोग परेशान होंगे कि यार बोरोइंग क्यों फाइनेंशियल लिटरेट के लिए प्रीरिक्विजिट है। देखो यार, पैसे किसी से बोरो करना बुरी बात नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कभी मौका ही नहीं आएगा कि आपको किसी से पैसे बोरो करने पड़े। लेकिन भाई पैसे बोरो उस लिमिट तक करो जिस लिमिट तक आप पे कर सकते हो, या जिस लिमिट तक आप उसके ऊपर इंटरेस्ट पे कर सकते हो। बिकॉज ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बोरो कर रहे हो तो किसी पर्टिकुलर अपने रिलेटिव से बोरो कर रहे हो तो आपको उसमें इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। हो सकता है आपको बैंक से लोन लेने की ज़रूरत पड़ जाए। तो बोरोइंग एक और ऐसा आर्ट है, एक और ऐसी नॉलेज है जो आपके पास प्रॉपरली होनी चाहिए कि कितना अमाउंट आपकी लिमिट में है जो आप बोरो कर सकते हो, सो दैट आप जो भी उस पर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट आता है वो आप टाइमली पे कर सको। और ऐसा ना हो कि बोरोइंग के चक्कर में आपका घर ही दाव पे लग जाए, आपकी चीज़ें भी दाव पे लग जाएं। तो बोरोइंग भी एक नॉलेज होनी चाहिए इंसान को, उसके बाद ही वो इस बोरोइंग फैसिलिटी को यूज़ करना चाहिए। और इसके अलावा आप बोरोइंग की फैसिलिटी यूज़ कर भी रहे हो तो प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए कि कितना अमाउंट जो मैं बोरो कर रहा हूँ उसको रिटर्न करने में कितना मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कंपाउंड रेट कितना लगेगा उसके ऊपर। तो वो चीज़ें एक टिप्स भी यहाँ पर दी गई है कि सेविंग करो यार। आप बजटिंग जब बनाते हो तो उसमें से कुछ अमाउंट सेविंग्स के लिए भी निकालो। सेविंग्स के लिए आप अमाउंट निकालोगे तो बोरोइंग के चांसेस आपके कम रहेंगे कि आप किसी चीज़ को बोरो करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक इंडिविजुअल की 50,000 रुपये इनकम है, उसने हर महीने 5,000 रुपये सेव कर लिए। अब 6 महीने के बाद उसको इमीडिएटली पैसों की रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो एटलीस्ट मानकर चलो उसको अगर 50,000 रुपये की रिक्वायरमेंट इमीडिएटली पड़ गई, कोई उसको मेडिकल इमरजेंसी आ गई या कुछ भी चीज़ हो सकती है एक इंसान की लाइफ में, तो एटलीस्ट 30,000 रुपये तो उसके पास सेव होंगे ना, 5,000 मंथली अगले 6 महीने में। तो उसको बचे हुए 20,000 बोरो करने पड़ेंगे। लेकिन अगर वो सेव ही नहीं करेगा 5,000 मंथली, वो अपना बजट ही नहीं बनाएगा ढंग से, सेव ही नहीं करेगा, तो उसको बोरो पूरे 50,000 करने पड़ेंगे। तो सेविंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको आगे आने वाले टाइम में बोरोइंग, आपकी जो बोरोइंग लाइबिलिटी होती है इसको बहुत कम कर देती है। तो सेविंग भी एक इम्पॉर्टेंट जो आप बोल सकते हो लेवल है एजुकेशन का। टैक्सेशन हो गया। टैक्सेशन में क्या होता है कि आपको अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे करना पड़ता है, किसी भी सोर्स से हो रही हो, चाहे आप सैलरीड पर्सन हो, उसके साथ साथ आपका रेंट हो, आपकी प्रॉपर्टी हो उस पर रेंट आ रहा हो, या आपका बिज़नेस हो, तो हर एक इनकम के ऊपर एक पर्टिकुलर अमाउंट के इनकम जब आप अर्न कर लेते हो तो उसके ऊपर टैक्स आपको देना पड़ता है। तो टैक्स की नॉलेज होनी भी आपको बहुत ज़रूरी है कि अलग अलग टैक्स सिस्टम कौन से हैं, कौन कौन सी प्रोविजंस हैं। ये आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाइफ में अर्न करने के लिए मदद करता है। तो ये सारे कंपोनेंट जो हमने डिस्कस करे, इन्वेस्टमेंट हो गया, बोरोइंग हो गया, टैक्सेशन हो गया, या फिर डिपॉजिट फंड हो गया, इसको कंबाइन को मिला के हम बोलते हैं पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट, जो कि बहुत ज़रूरी है, जो एक प्री रिक्विजिट है फाइनेंशियल लिटरेट होने के लिए। अगर इन सारे फैक्टर्स पर आप काम करते हो तो एक बेसिक आपको फाइनेंशियल लिटरेट होने में एक बेसिक मदद ज़रूर से करती हैं ये सब चीज़ें। कम्युनिकेशन एंड न्यूमेरिकल स्किल्स, इसके अंदर हमारा पहला पार्ट आता है लर्न अबाउट फाइनेंशियल इश्यूज़। फाइनेंशियल इश्यूज़ के बारे में पढ़ना। इसके लिए आप कोई बुक्स रीड कर सकते हो, डेली न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो। सोशल मीडिया का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो कोई ऐसा एक एप्लीकेशन डाउनलोड करो, या फिर कोई ऐसा न्यूज़पेपर रोज़ाना रीड करो जो इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज देते हैं, फाइनेंस के बारे में कि फाइनेंस सेक्टर में आखिर क्या हो रहा है, सो दैट आपको नॉलेज होगी कि यार शेयर मार्केट में क्या चल रहा है, या फिर
कब मंदी आ सकती है, कब नहीं आ सकती। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है, अलग अलग बुक से, अलग अलग चीज़ों से। इसके अलावा अलग अलग वेबिनार्स कंडक्ट होते हैं, अलग अलग पॉडकास्ट होते हैं, चाहे आप वीडियोज़ देखो अलग अलग, तो उनसे सीखो कि यार फाइनेंशियल लिटरेट होने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। बेसिक चीज़ें तो हमने आपको बता दी, बजटिंग करना, बोरोइंग वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह। इसके अलावा भी मार्केट की फील्ड में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है फाइनेंस की फील्ड में, वो सब चीज़ें सीखना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी का। बहुत से ऐसे टूल्स आ गए हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिन टूल्स के इस्तेमाल से आप ये पता लगा सकते हो, आप अपने बजट को एनालाइज़ कर सकते हो, अपने एक्सपेंडिचर को एनालाइज़ कर सकते हो, अपने जो भी बोरोइंग्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, इन सबको एनालाइज़ कर सकते हो। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल लिटरेट होने का। आप गाइडेंस मांग सकते हो, आजकल फाइनेंशियल एडवाइज़र्स आ गए हैं मार्केट में बहुत सारे, उनकी हेल्प ले सकते हो। फाइनेंशियल एडवाइज़र्स की हेल्प की मदद से आप अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हो कि जितनी भी आपकी इनकम है, जितने भी आपका घर का खर्चा है, उसको बैलेंस आप कैसे कर सकते हो, अमाउंट को सेव आप कैसे कर सकते हो। फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद से आप ये एडवाइस ले सकते हो कि कहाँ पर आपको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर नहीं करना चाहिए, कितने टाइम के लिए करना चाहिए, कब कब करना चाहिए। तो ये आस्क फॉर गाइडेंस के सेक्शन में आ जाती हैं सारी चीज़ें। अब ऐसे लोगों के साथ नेटवर्क बनाओ सो दैट वो आपके फ्रेंड सर्कल में आ जाए। नेटवर्क जब आप एक बार बना लोगे तो आप डायरेक्टली उनसे भी एडवाइस दे सकते हो। फिर आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फाइनेंशियल एडवाइज़र की फैसिलिटी अगर आपको लेनी है तो समहाउ आपको उसकी भी सैलरी लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप खुद का ही एक नेटवर्क बनाते चलोगे, कुछ नॉलेज आपको है, कुछ नॉलेज आपके फ्रेंड्स को है, यानी कि बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं फाइनेंशियल लिटरेट होने के लिए। हर एक फैक्टर की नॉलेज इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर टाइम पर नहीं होती है। तो आप अलग अलग नेटवर्क बनाओगे तो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की नॉलेज होगी। किसी को बोरोइंग सेक्टर की नॉलेज होगी, किसी को इन्वेस्टमेंट सेक्टर की नॉलेज होगी, किसी को टैक्सेशन सेक्टर की नॉलेज होगी। तो एक कंबाइन नेटवर्क बन के आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा फाइनेंशियल लिटरेट होने में। इसके अलावा जो सेविंग्स अकाउंट होते हैं उसको ओपन करना, उसको मेंटेन करना, किस तरीके से सेविंग अकाउंट को मेंटेन करना चाहिए सो दैट आपका पैसा चोरों से बच सके, ठीक है, वो सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। डेट और लोन की नॉलेज आपको होनी चाहिए, लोन कहाँ से मिल सकता है, कितना मिल सकता है, नॉलेज तो एटलीस्ट हो आपके पास। चलो आप नॉलेज हो आपके पास, आप बोरो नहीं कर रहे, लेकिन अगर किसी वक्त रिक्वायरमेंट हो गया और आपके पास नॉलेज ना हो तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। तो एटलीस्ट नॉलेज तो आपके पास होनी चाहिए इन सब चीज़ों की, कि लोन अगर मुझे बैंक से लोन चाहिए तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, कम से कम कितना इंटरेस्ट उस पर मुझे देना पड़ रहा है, किस किस तरह का लोन हो सकता है, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना, रिटायरमेंट प्लान बनाना, ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए होनी चाहिए। और जैसे फ्रॉड होते हैं ना, ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, उन चीज़ों से बचना, उसको रिकग्नाइज़ कैसे करना कि अगर कोई मुझे कॉल करके कोई ये बोल रहा है कि आप 7 करोड़ रुपए जीत गए, तो वो किस तरीके से फ्रॉड हो सकता है, इसको एनालाइज़ करना, थीफ को एनालाइज़ करना, ये सब फाइनेंशियल लिटरेट होने का पार्ट है। चीज़ होती हैं कुछ, आप कह सकते हो स्किल्स होती हैं जो बहुत ज़रूरी हैं फाइनेंशियल लिटरेसी को प्रैक्टिस में लाने के लिए। वो कौन कौन सी स्किल्स हैं? क्रिटिकल एनालिसिस है पहले तो। क्रिटिकल एनालिसिस में ये आता है कि जो रिस्क फैक्टर होता है किसी भी चीज़ के अंदर, उसको इवेलुएट करने की आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइनेंशियल लिटरेट होने के लिए। इशू, एक घर के अंदर कोई पैसों को लेकर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तंगी चल रही है, तो उसको किस तरीके से रिजॉल्व करोगे आप, कौन से ऐसे डिसीजन हैं जो आपको लेने चाहिए सो दैट आप इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सको। प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। आपका आप घर के अंदर बैठे हो तो आप इंटरेक्ट करो अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेकर। वो इंटरेक्शन भी आपकी बहुत हेल्प करता है। अगर आप इंटरेक्शन नहीं करोगे तो ये बहुत मेजर लॉस हो सकता है कि आप चीज़ों को, आप जो समझाना चाह रहे हो दूसरे को, वो आपकी चीज़ें ना समझ पाएँ। तो यही सब कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी के प्री रिक्वेस्ट्स हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।